नमस्कार दोस्तों। सबका स्वागत करता हूं मैं मेरे चैनल सीधा कैमरा सीधी बात से। आज मैं एक ऐसे उस महान साहित्यकार के बारे में बात करना चाहता हूं जिनका नाम सुनते ही आपके मन में गांव गांव का किसान, एक गरीबी या स्कूल के हल्कू की कहानी, पूस की रात, वो ठिठुरना, एक इंसानियत और ईमानदारी की तस्वीर उभर आती है। वो नमक का दरोगा, वो करबला, वो निर्मला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की। शुरू करने से पहले मैं एक सबसे छोटा सा सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी ईदगाह कहानी पढ़ी है और उसकी दादी की वो भावुक कहानी? जरा सोचिए, मेले के में छोटा सा बच्चा खिलौना लाने के बदले वो चिमटी उठा के लाता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी दादी के हाथ न जले। ये ही है प्रेमचंद की कहानियों की खासियत। इंसानियत सबसे पहले और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उनकी जीवन की थोड़ी उनकी रचनाओं की और थोड़ी उनकी विशेषताओं की बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि उनकी ये जो यात्रा थी वो आसान न थी, क्योंकि उनका प्रेमचंद जी का पूरा जीवन बड़ी गरीबी में बीता। उन्होंने अपनी लाइफ के जितने भी पल थे वो गरीबी में गुजारे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था, जहां लम्ही गांव में हुआ था, जहां उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। पिता अजायब राय डाक खाने में क्लर्क थे। आनंदी देवी उनकी साधारण माँ थी, किंतु छोटी सी उम्र में उनकी माँ चल बसी। पिता ने दूसरी शादी कर ली और थोड़े दिनों बाद उनका भी साथ न मिल पाया। तो बहुत ही कम उम्र में उन्होंने घर की जिम्मेदारियां ले ली थी। छोटी सी एज में जब कक्षा 9 में थे तो उनकी शादी कर दी गई थी, और जो उनकी सौतेली माँ थी, उनकी जो वाइफ थी, उन पे भी आपस में न बनती थी। तो धीरे धीरे अचानक में एक दिन वो अपने मायके चले गई। फिर उन्होंने प्रेमचंद जी ने एक विधवा से शादी रचाई और उसके बाद उनका जीवन थोड़ी पटरी में आया। तो आलम यह था कि 10वीं के बाद उन्होंने फिर भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। एक बार वो इतने हार मान चुके थे कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो अपनी किताब लेके वो बेचने चले गए थे। तो रास्ते में कोई एक प्राइवेट संस्थान के अध्यापक थे, उन्होंने उनको देखा और उनके पे तरस खा के उन्होंने वहाँ उन्हें टीचर की नौकरी में रख दिया। फिर ऐसे करते करते फिर वो कॉलेज गए। कॉलेज में उन्होंने BE की डिग्री ली, बट द्वितीय श्रेणी से पास होने के कारण उन्हें वजीफा की भी जरूरत थी, परंतु वो मिल न सकी। लेकिन प्रभु की कृपा होती है, सरस्वती का वास होता है। ये यथार्थ बनता है उनके जीवन पे कि हमने सुना है कि सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं आती। तो ये जो वक्तव्य है उनके जीवन पे चरितार्थ होता है, क्योंकि वो सारे जीवन अपने जीवन भर वो धन के लिए परिश्रम करते रहे। उन्होंने नाटक, कविता लिखी, बट जो संपादन तक थे वो उन्होंने पैसे छापे। उन्हें फिर भी बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जीना पड़ा। शुरुआत उन्होंने अंग्रेजी, अरबी, फारसी सभी भाषाओं में बहुत अच्छी पकड़ बनाई थी, और शायद उनके जो जीवन का जो संघर्ष था वही उनकी कहानियों की बुनियाद बनी थी। शुरुआत में उन्होंने नौकरी की, अध्यापक भी रहे, निरीक्षक पद तक पहुंचे थे, किंतु महात्मा गांधी से बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए थे। और जब उन्होंने स्वदेशी का आंदोलन दिया था महात्मा गांधी ने, तो इन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी और प्राइवेट स्कूल में अध्यापन का कार्य करने लगे। ये अब जब गांधी जी ने आत्महत्या किया, तो जो जितने लेखक थे वो सब देश के रंग में डूब चुके थे। तो उनकी कलम में भी कहीं ना कहीं आज़ादी और
अंग्रेजों के लिए कठोर शब्दों का उपयोग हुआ था। तो इन्होंने इसीलिए अंग्रेज सरकार, इन्होंने कोई नवाब राय नाम से लिखते थे, उपनाम नवाब राय से लिखा करते थे, तो अंग्रेजों ने उस पर आपत्ति जताई, तो इन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख दिया और आगे चलकर यही हिंदी के साहित्य में इतिहास बन गए। जरा सोचिए, आपके पास खाने के लिए रोटी हो, न पढ़ाई के लिए खर्चा हो और घर का चलाना भी बड़ा मुश्किल हो, लेकिन आप अपनी लेखनी उठाएं और समाज की तस्वीर लिखना शुरू करें। क्या ये काम आसान है? नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं था। प्रेमचंद ने यही किया और किसी ने उन्हें कलम का सिपाही कहा है, तो एकदम अमृतलाल जी ने उन्हें कलम का सिपाही कहा है, तो एकदम सही बात कही है। प्रेमचंद, उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी थी और 12 उपन्यास लिखे, सैकड़ों निबंध, नाटक, और उन्होंने केवल लिखा ही नहीं बल्कि उन्होंने पूरा साहित्यिक आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसे हम कहते हैं प्रेमचंद का युग। उन्होंने यथार्थ जीवन को अपनी लिपि में रखा था। उन्होंने चरित्रों को ऐसे गढ़ा जो कि हमारे आसपास में जो चल रहा है, हमारे समाज में जो चीज़ें बन रही हैं, जो चल रही हैं, उसी के बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने ये लिखा कि उस समय जो लोगों को पीड़ा थी, जैसे कि गोदान में किसानों का संघर्ष था। गोदान में उन्होंने लिखा, क्योंकि आज भी ये चरितार्थ हो रहे हैं, लाखों जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर ऋण के बोझ में दबे हुए हैं। तो वो मार्मिक जो नब्ज थी वो प्रेमचंद ने पकड़ी थी। गबन में मध्यवर्गीय जीवन का यापन, जो मिडिल क्लास फैमिली के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आज भी हम लोग किस तरीके से अपनी जेब को काट के कचोट के रखते हैं, किस तरीके से हम अपनी इच्छाओं को दबाते हैं। निर्मला में दहेज प्रथा पे कटाक्ष था, जो आज भी कहीं ना कहीं समाज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। रंगभूमि में अंधा पूंजीवाद और शोषण का जिक्र किया है, और कर्मभूमि में सत्याग्रह और स्वतंत्रता संग्राम का। कहानी में ईदगाह में दादी का त्याग और पोते का प्यार। पंच परमेश्वर में न्याय की प्रधानता दिखाई गई है। बड़े घर की बेटी में अहंकार और रिश्ता। कफन में गरीबी और मानवीय त्रासदी दिखाई गई है। इसके अलावा इन्होंने नमक का दरोगा में इन्होंने ईमानदारी को दिखाया था। शूद्रा में उन्होंने एक दलित लड़की को उसकी व्यथा को बताया है समाज में। तो इस तरह प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में ये जो हमारे समाज का यथार्थ चित्रण किया है, उसको आईना दिखाया है। और अगर हम प्रेमचंद की कहानियों को मानसरोवर नाम से कई खंडों में प्रकाशित किया गया है, शायद आपने लोगों ने पढ़ी भी होगी। अगर आप बात करें प्रेमचंद की लेखन शैली की, तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी यथार्थवाद। वो यथार्थवाद को लिखते थे। वो जो समाज में दिख रहा है उसको ही हूबहू अपनी कलम में उतारते थे। वह सपनों की दुनिया नहीं दिखाते थे, वो यथार्थ जीवन का को चरितार्थ करते थे। वो लिखते वही थे जो समाज में घट रहा है। उनकी भाषा सरल, सहज और सीधे दिल को छूने वाली होती थी। उर्दू, जो फारसी उर्दू के वो ज्ञाता थे, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी कि हिंदी और उर्दू आपस में लिंक हैं, इन्हें अलग न किया जाए, किंतु उनकी चल न सकी और वो हार गए थे। किंतु उनकी जो राइटिंग स्किल था, उसमें जो समाज में आम बोलचाल की जो भाषा है उसको उन्होंने अपनी कलम में उतारा, और जो समाज का एक्चुअल चेहरा है उसे उन्होंने दर्पण दिखाया। प्रेम ईदगाह का उदाहरण में देखिए, हामिद के पास पैसे कम है लेकिन वो अपनी दादी के लिए खिलौने की जगह चिमटा खरीदता है। जरा सोचिए कितनी बड़ी सीख है प्यार, त्याग और संवेदनशीलता की। पंच परवेश में दो दोस्त, एक न्यायाधीश बनता है तो दोस्ती से ऊपर उठकर न्याय करता है। हमें बताता है कि न्याय रिश्तों से बड़ा होता है। यही कारण है कि प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक लगते हैं। प्रेमचंद सिर्फ लेखक नहीं थे, वे समाज सुधारक थे। उनकी रचनाएं सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाती थी। गांधी से प्रेरणा लेकर उन्होंने सत्याग्रह, स्वदेशी और स्वतंत्रता
संग्राम का समर्थन किया। किसानों का कर्ज, आत्महत्या, गोदान आज भी जीवित है। कहीं ना कहीं हमें हर क्षण दिखती है। दहेज प्रथा में निर्मला, एक स्त्री की व्यथा और स्त्री के जो आज भी चेतावनी देती है हमारे समाज में। भ्रष्टाचार में गबन आज भी हमारे समाज को रास्ता दिखाता है। यानी प्रेमचंद ने जो लिखा, जो उन्होंने देखा, इनकी कहानियां नहीं बल्कि ये हकीकत थी। यहाँ श्रोताओं से पाठक को ऐसा लगता है कि वो कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि वो अपने समाज को ही देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिलेट करते हैं। अगर आप प्रेमचंद को अभी भी पढ़ेंगे तो आप उनकी कहानियों में अपने आप को रिलेट करेंगे। कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई पात्र आपके दिमाग में उसकी छवि बनती नजर आएगी। इन दोस्त प्रेमचंद ने सिर्फ साहित्य की रचना ही नहीं करी बल्कि उनकी कहानियों पे फिल्में भी बनी। गोदान, गबन पर फिल्में बनी। महान निर्देशक सत्यजीत रे ने तो उनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर भी फिल्म बनाई। प्रेमचंद ने खुद एक फिल्म मजदूर की कहानी लिखी थी। यानी कि वह साहित्य से लेके सिनेमा तक हर जगह जुड़े हुए थे। यानी वो उनका साहित्य और सिनेमा आज तक जीवित है। प्रेमचंद को हम उपन्यास सम्राट कहते हैं। उन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में योगदान के लिए हंस नाम की एक पत्रिका भी उन्होंने प्रकाशित की थी, जो सामाजिक और साहित्यिक आंदोलन की आवाज बनी। लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। लंबी बीमारी, गरीबी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को वाराणसी में इनका निधन हो गया। कहते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में इनके पास अपने इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, किंतु फिर भी इनकी लेखनी चलती रही अंतिम समय तक। तो इस वीडियो से हम ये समझ सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद सिर्फ लेखक नहीं थे बल्कि वो समाज की आत्मा थे। वो उन्होंने हमें सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। रिश्ते, प्यार और न्याय यही जीवन के असली मूल्य हैं। धन दौलत के पीछे जाके कोई फायदा नहीं है। आज हम ईदगाह पढ़ते हैं, हामुद की मासूमियत हमें रुला देती है। जब गोदान पढ़ते हैं तो किसानों की पीड़ा हमें छू जाती है। शूद्रा पढ़ते हैं तो गंगा की कहानी पर समझ में आती है, उसकी बेटी का दर्द समझ में आता है और समाज में दबे कुचले लोगों के दर्द को हम समझ सकते हैं। हल्कू की कहानी समझ के हमें वो पूस की रात समझ में आती है। 2 बैलों की कहानी सुन के हमें तो आंचलिक क्षेत्र के दर्द को एहसास होता है। समाज में बने हुए अलग अलग जो तबके हैं उनकी जो रहन सहन, उनकी शक्ति, रहन सहन होता है उसके बारे में पता चलती है। पंच परमेश्वर पढ़ाते हैं तो हमें याद आता है कि सच्चाई हर रिश्ते से बड़ी होती है। नमक का दरोगा जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मुंशी जी उस ईमानदार आदमी की काबिलियत को देख के अपने पास रख लेते हैं कि ईमानदारी ही ऐसी कुंजी है जो हमें कहीं नहीं मिलती है। साहित्यकार तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किंतु जो प्रेमचंद हैं वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगे, अपनी कहानियों, अपने विचारों और अपनी आत्मा में। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद सिर्फ एक कहानीकार या उपन्यासकार नहीं थे, वो शख्स थे जिन्होंने हमें सच्चाई से रूबरू कराया। हमारे आंचलिक जीवन, गांव के समाज के परिवेश, हमारे शहरों का परिवेश, एक मध्य वर्गीय परिवार की कहानियाँ और हर इंसान के भीतर जो प्रतिद्वंद चलता है उसके बारे में उन्हें प्रेमचंद को पढ़ के हमें महसूस होता है कि हर विचारों पे की जो जंग, हर पल हम आपस में बात करते हैं। कुछ हमारे मन की कुंठाएं होती हैं जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं, कुछ समाज की चोटें होती हैं। तो उनके जीवन में जो दर्द था उनकी लेखनी में कहीं ना कहीं दिखता है। उनकी लेखनी में ये दिखता है कि प्रेमचंद ने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने बड़ी बारीकी से चीज़ों को समझा। लोग, उनके जो कैरेक्टर हैं, जो उनके पात्र थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी समाज से
जंग थी और कहीं ना कहीं वो खुद से द्वंद्व कर रहे थे। और उनके हर कैरेक्टर में, हर पात्र की खूबसूरती यही है कि वो काल्पनिक न होके यथार्थ में जीते हैं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको प्रेमचंद जी के बारे में ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।